मूवी शुरू होती है साउथ कोरिया से, जहां हम साउथ कोरिया की अंडरग्राउंड पाइपलाइन देखते हैं, जिससे साउथ कोरिया के कई शहरों में ऑयल सप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इन पाइपलाइन में छेद करके ऑयल की चोरी करते हैं और उसे ब्लैक में बेचते हैं। इन लोगों को मोल्स कहते हैं। मूवी में हम स्ट्रॉ नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने पाइपलाइन में छेद करने के लिए मशहूर ड्रिल बिट को बुलाया था, जो ऑयल पाइपलाइन में छेद करके तेल चोरी करने में माहिर होता है। लेकिन जॉबसाय नाम का एक आदमी नकली ड्रिल बिट बनकर वहां पर आ जाता है और ऑयल की पाइपलाइन में छेद करता है, जिससे पाइपलाइन में लीकेज की वजह से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। फिर स्ट्रॉ और उसके साथी वहां से जिंदा बाहर निकल आते हैं, लेकिन उस ब्लास्ट में जॉबसाय के पैंट में आग लग जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। फिर ये सब कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें असली ड्रिल बिट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत अमीर है। दूसरे दिन जब पुलिस धमाके की जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने आती है, तो उसमें से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मानसिक होता है, वह 1 इंच की ड्रिल बिट को देखकर समझ जाता है कि यह काम ड्रिल बिट का है। सिर्फ वो ही पाइपलाइन में ड्रिल करने के लिए 1 इंच की ड्रिल बिट का यूज करता है। वह अपने सीनियर ऑफिसर को भी यह बात बताता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर वह खुद ही अपने साथी ऑफिसर सैंगवू के साथ मिलकर ड्रिल बिट का पर्दाफाश करने की बात करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्ट्रॉ उस आदमी से मिलने आया है जिसने नकली ड्रिल बिट को भेजा होता है। इस आदमी का नाम डानहान होता है। डानहान ड्रिल बिट का पार्टनर होता है और वह शिट ट्रक में ऑयल की चोरी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर स्ट्रॉ आ जाता है और नकली ड्रिल बिट को भेजने के लिए डानहान की पिटाई करता है। तो डानहान उससे कहता है कि तुमने जितने पैसे दिए थे उसमें नकली ड्रिल बिट ही मिल सकता है, क्योंकि असली ड्रिल बिट सिर्फ एक होल करने के पूरे $2 लाख लेता है। फिर स्ट्रॉ उसे ड्रिल बिट से काम पूरा करवाने को कहता है। हम देखते हैं कि ड्रिल बिट यानी डॉली डानहान से मिलने उसके गैराज गया है। यहाँ डानहान उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी जगह किसी और को नकली ड्रिल बिट बनाकर स्ट्रॉ का काम करने भेजा था और उसे इस बात का पता चल गया है और अब वह मेरी जान के पीछे पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें स्ट्रॉ का काम पूरा करना होगा। वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी ड्रिल बिट आईने में ऑफिसर मानसिक को देखता है और उसे आवाज लगाता है। फिर ऑफिसर मानसिक उसके पास आकर उससे कहता है कि मुझे पता है पाइपलाइन के ब्लास्ट होने में तुम्हारा ही हाथ है। इस पर ड्रिल बिट उससे कहता है कि मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। मानसिक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो उनके पैरों को चेक करता है, क्योंकि पाइपलाइन में छेद करते वक्त नकली ड्रिल बिट की टांगों में आग लग गई थी, लेकिन उसे उन दोनों के पैरों में कोई जलने का निशान नहीं मिलता, इसलिए वो उन्हें छोड़ देता है। लेकिन मानसिक को उन पर यकीन नहीं था। वो जानता था कि वो लोग फिर से तेल की चोरी जरूर करेंगे, इसलिए वो सैंगवू से कहता है कि हमें इस इलाके की सारी खाली बिल्डिंग्स की जांच करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिल बिट स्ट्रॉ का काम करने जाता है, जो नकली ड्रिल बिट नहीं कर पाया था। फिर वह पाइपलाइन में छेद करने लगता है और फिर जब 1 mm की लेयर बच जाती है, तब वह ड्रिल करना बंद कर देता है। ये देखकर स्ट्रॉ उससे कहता है कि अभी पाइपलाइन में छेद नहीं हुआ है, तुमने ड्रिल करना बंद क्यों कर दिया? उस पर ड्रिल बिट उससे कहता है कि मैंने 1 mm की लेयर छोड़ी है। जब ऑयल प्रेशर से उस लेयर से टकराएगा, ऑयल के प्रेशर से उसमें अपने आप छेद हो जाएगा, इससे पाइपलाइन में ब्लास्ट नहीं होगा। फिर ड्रिल बिट उस छेद में पाइप को जोड़ देता है और थोड़ी ही देर में उस छेद में से ऑयल आना शुरू हो जाता है। ये देखकर स्ट्रॉ उसके काम से खुश हो जाता है और उसे एक और बड़ा ऑफर देता है। फिर स्ट्रॉ उसे जियोनवू नाम के एक आदमी से मिलने को कहता है। जब ड्रिल बिट जियोनवू से मिलने जाता है, तो जियोनवू उसे दूर पहाड़ी पर बने पुराने खाली पड़े वाटर टैंक दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इन टैंकों को ऑयल से भरना है, और वह उसे ये भी बताता है कि जिस होटल की बिल्डिंग पर हम अभी खड़े हैं, उस बिल्डिंग के नीचे ऑयल की पाइपलाइन है। जियोनवू ड्रिल बिट से कहता है कि तुम्हें इस काम को 30 दिन में करना होगा, क्योंकि 50 दिन के बाद जिस जगह पर वाटर टैंक है, मैं उस जगह पर बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। ड्रिल बिट कहता है कि मुझे इस काम के $1 मिलियन चाहिए, क्योंकि ये काम काफी बड़ा है। जियोनवू ड्रिल बिट की बात मान जाता है और उसे आधे पैसे एडवांस में देता है और आधे काम हो जाने के बाद। लेकिन अगर उन्होंने काम बीच में छोड़ दिया तो उन्हें बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद यहाँ हम कुछ और लोगों को देखते हैं, जिसमें वेल्डर जॉबसाय होता है, जो नकली ड्रिल बिट बनकर ड्रिल बिट की जगह पर गया था। मिस्टर ना नाम का एक आदमी होता है, जो अंडरग्राउंड नक्शों में माहिर है। इसके अलावा एक खुदाई करने वाला आदमी और एक लड़की होती है जिसका नाम काउंटर है। काउंटर का काम सिर्फ इतना था कि अगर कोई खतरा दिखे तो वह रेड बटन दबाकर टीम को अलर्ट कर दे। डॉली टीम का लीडर होता है। फिर स्ट्रॉ उन सबसे उनके फोन ले लेता है, जो उन्हें काम खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। फिर वो सब लोग काम करने चले जाते हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियानवू ने मार्केट से 50 मिलियन उधार लिए हैं, जबकि उस पर पहले से ही बहुत कर्जा है। उसने ऐसा क्यों किया ये आगे पता चलेगा। इधर ड्रिलबिट और बाकी लोगों ने सुरंग में खुदाई शुरू कर दी होती है। तभी मिस्टर ना सबसे कहते हैं कि इस जमीन में लाइमस्टोन ज्यादा है और यहाँ खुदाई करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे सुरंग के ढह जाने का खतरा है। इसलिए मिस्टर ना कहते हैं कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन ड्रिलबिट मिस्टर ना से कहता है कि यह सबसे छोटा रास्ता है और हमारे पास वक्त कम है, हमें यही से खुदाई करनी होगी। दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगती है। तभी वहाँ मौजूद खुदाई करने वाले आदमी यूनसब को एक तरकीब सूझती है, जिसे वह ड्रिलबिट और मिस्टर ना से शेयर करने जा रहा होता है। तभी उससे गलती से अलार्म की तार कट जाती है, जो जॉबसाई को जाकर लगती है। इस पर जॉबसाई उससे झगड़ा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर ड्रिलबिट जॉबसाई को डांट कर उसे रोकता है। तभी उसे जॉबसाई के पैरों पर जलने के निशान दिखते हैं और वह समझ जाता है कि यही वह नकली ड्रिलबिट है जो उसका नाम लेकर काम कर रहा है। फिर काफी खुदाई करने के बाद उन्हें एक पत्थर की दीवार मिलती है, जिसे तोड़ने में बहुत शोर होगा। इसलिए ड्रिलबिट जॉबसाई को ऊपर के कमरे में जाकर जोर जोर से गाना गाने को कहता है, ताकि गाने की आवाज में दीवार तोड़ने की आवाज दब जाए। दूसरी तरफ सैंगू उसी होटल में छानबीन करने जाता है। उसे देखकर काउंटर उन्हें आगाह करने के लिए अलार्म बजा देती है, लेकिन वायर टूटी होने के कारण अलार्म नहीं बजता। फिर काउंटर उन्हें वॉकी टॉकी से अलर्ट करती है। ऊपर वाले कमरे में मौजूद जॉबसाई सैंगू का ध्यान भटकाता है। उतनी देर में वो लोग सारा सामान छुपा देते हैं। जब सैंगू सुरंग में चेक करने जाता है तो वह सीवर ठीक करने का नाटक करने लगते हैं। फिर सैंगू वहाँ से चला जाता है। तब काउंटर नीचे आकर तार वापस जोड़ देती है। तभी वहाँ पर अचानक हुए धमाके से काउंटर और यूनसब वहाँ पर फंस जाते हैं। ड्रिलबिट और जॉबसाई को लगता है कि वह मारे गए हैं, इसलिए वे दोनों एडवांस पैसे लेकर भागने की सोचते हैं। लेकिन मिस्टर ना को ये ठीक नहीं लगता और वह उन्हें बचाने के लिए खुदाई करने लगता है। ये देखकर ड्रिलबिट भी उनकी मदद करता है। दूसरी तरफ काउंटर और यूनसब दोनों जिंदा होते हैं और वो दोनों भी खुदाई कर रहे होते हैं। फिर उन दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है। जब ड्रिलबिट अपने कमरे में नक्शा देख रहा होता है तो उसे अलार्म की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर आकर देखता है तो जॉबसाई सारे पैसे चुराकर भाग रहा होता है। ड्रिलबिट उसे रोककर उससे बहुत पीटता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ना आकर ड्रिलबिट को रोक देते हैं। तब जॉबसाई उनसे कहता है कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ये सुनकर मिस्टर ना ड्रिलबिट को उसे माफ करने को कहते हैं। जब ड्रिलबिट वापस कमरे की तरफ जा रहा होता है तो वो सोचता है कि कुछ गड़बड़ है। अलार्म किसने बजाया? वह रिसेप्शन पर जाकर चेक करता है तो वह देखता है कि होटल में सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और उनके हर मूव पर नजर रखी जा रही है और काउंटर ने ही वह अलार्म बजाया है। वह उनके पल पल की खबर जियानवू को दे रही होती है। तभी वहाँ पर जियानवू आ जाता है और उनसे कहता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और साथ ही अब वह उन्हें उस काम को 10 दिन में पूरा करने को कहता है। दूसरी तरफ जियानवू के गुंडे जॉबसाई को भागने की कोशिश करने के लिए बहुत मारते हैं, जिससे वह डर जाता है। फिर जियानवू वहाँ पर आकर उससे कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे और उसे एक फोन देकर उससे कहता है कि अब तुम मुझे उनके हर काम की खबर दोगे, जिसके मैं तुम्हें $1,00,000 एक्स्ट्रा दूंगा। जॉबसाई डरा हुआ होने की वजह से उसकी बात मान लेता है। फिर वह सुरंग में जाकर कैमरा फिट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियानवू ने बहुत सारा ऑयल खरीदकर बड़े बड़े टैंकरों में इकट्ठा कर लिया है। इधर हम देखते हैं कि ड्रिलबिट और उसकी टीम काफी मेहनत कर रही होती है, क्योंकि उन्हें 10 दिन में टारगेट पूरा करना होता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपनी टीम के साथ जगह की छानबीन करने आती है। वो मेटल डिटेक्टर से जमीन को चेक कर रहे होते हैं, जिससे अगर कोई भी मेटल की चीज जमीन के नीचे होगी तो वह उसमें डिटेक्ट हो जाएगी। फिर काउंटर अलार्म बजाकर उन सबको चौकन्ना कर देती है। वो सब लोग मिलकर सारे मेटल की चीजें वहाँ से हटाने लगते हैं। यहाँ पुलिस वाले जगह जगह पर खुदाई करके देख रहे होते हैं। खुदाई करते करते उनसे गैस की पाइपलाइन फट जाती है, जिससे सुरंग में गैस लीक होने लगती है। सुरंग में मौजूद सब लोग वहाँ से सामान लेकर बाहर निकल आते हैं। तभी वहाँ पर डॉली की घड़ी छूट जाती है और वो उसे लेने वापस जाता है, लेकिन सुरंग में फैली गैस की वजह से वह वही बेहोश होकर गिर जाता है। फिर मिस्टर ना मास्क लगाकर उसे बचाने जाते हैं। दूसरी तरफ गैस की पाइपलाइन लीक होने की वजह से पुलिस वाले खुदाई रोककर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर ना उन लोगों से कहते हैं कि कल मेरी वाइफ की सर्जरी है, जिसकी फीस भरने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं जल्दी जाकर वापस आ जाऊंगा और स्टॉक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर सब मिस्टर ना को जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्टॉक को पता चल गया तो वह सबको मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिलबिट सीवर के रास्ते मिस्टर ना को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। ये सब काउंटर सीसीटीवी कैमरे में देख लेती है, लेकिन वह कुछ नहीं करती और जियानवू को गलत फुटेज भेज देती है। तभी वहाँ पर जॉबसाई आ जाता है और उनके
साथ हॉस्पिटल जाने को कहता है क्योंकि उसे अपने जले हुए पैरों का इलाज कराना होता है। साथ ही जॉबसाय यह बात जियानवू को मैसेज करके बता देता है। फिर वह तीनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं, मगर तब तक देर हो चुकी होती है और मिस्टर ना की वाइफ की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो लोग होटल वापस जाने के लिए निकलते हैं। तभी जॉबसाय इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में रुक जाता है। दूसरी तरफ ड्रिलबिट और मिस्टर ना होटल वापस आ जाते हैं। जियानवू अपने गुंडों के साथ उनका वेट कर रहा होता है। मिस्टर ना वापस आकर जियानवू को सारी बात बताते हैं, लेकिन जियानवू मिस्टर ना को मारने लगता है, जिस पर ड्रिलबिट उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने को कहता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। फिर जियानवू ड्रिलबिट को उसकी माँ की फोटो दिखाकर कहता है कि अगर तुमने काम बीच में छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। यह सुनकर मिस्टर ना जियांगवू से कहते हैं कि हम जल्दी ही काम पूरा कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंगवू को मलबे में टाइल्स के टुकड़े मिलते हैं। फिर वह मानसिक को बताता है कि उस होटल में कुछ लोग सीवर ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये सुनकर मानसिक को शक होता है और वह होटल की ओर चला जाता है। इधर काम करते वक्त मिस्टर ना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ड्रिलबिट स्ट्रॉ से मिस्टर ना को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। तब ड्रिलबिट यानी डॉली गैस टैंक से आग जलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी जियानवू वहाँ पर आकर उन पर बंदूक तान देता है। मिस्टर ना जियानवू को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच गोली चल जाती है जो मिस्टर ना को लगती है और वह वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर ड्रिलबिट को गुस्सा आ जाता है और वह जियानवू को मारने जाता है, लेकिन जियानवू ड्रिलबिट को गोली मार देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस की आवाज सुनकर जियानवू और उसके गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। इधर ड्रिलबिट की आँख खुलती है तो वह देखता है कि गोली उसे नहीं उसकी घड़ी पर लगी थी। इसके बाद वह काउंटर और यूनसब के साथ सीवर के रास्ते से भाग जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके उसकी माँ को किसी सेफ जगह पर भेजने को कहता है। दूसरी तरफ मानसिक जब होटल में पहुँचता है तो वहाँ पर 1 इंच की ड्रिल बिट देखकर समझ जाता है कि ये काम डॉली का है। इधर हॉस्पिटल में हम जॉबसाय को देखते हैं जो अपना इलाज कराने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। तभी जियानवू उसे कॉल करता है और उसे पल पल की खबर देने को कहता है। वह बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन एन वक्त पर ड्रिलबिट आकर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर ड्रिलबिट जियानवू से बदला लेने का प्लान बनाता है, जिसमें ड्रिलबिट जियानवू को ऑयल के बदले उससे $5 मिलियन मांगता है, जिस पर जियानवू राजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिलबिट जमीन में छेद करके उसके ऊपर एक कार्गो टैंकर रख देता है। वही हम देखते हैं कि काउंटर सीवर की दीवार पर कैमरा फिट कर देती है। इसके बाद वह उस जगह पर खुदाई करने लगते हैं जो जगह मिस्टर ना ने ड्रिलबिट को बताई थी। खुदाई के बाद उन्हें पाइपलाइन मिल जाती है। तभी जॉबसाय बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। ड्रिलबिट को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि जॉबसाय जियानवू से मिल गया है और उनकी खबर उस तक पहुँचा रहा है। वही दूसरी तरफ पुलिस ड्रिलबिट के फोन की लोकेशन का पीछा करते करते उस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वह गिर जाता है और एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर वह सीवर में वापस आकर काम शुरू कर देता है। वही जॉबसाय हर जगह कैमरा फिट कर देता है। उधर काउंटर देखती है कि पुलिस वाले ड्रिलबिट को ढूंढते ढूंढते सीवर में आ गए हैं, लेकिन वह काम को बीच में नहीं छोड़ सकते थे। ऐसा करने से पाइपलाइन के अंदर का प्रेशर बिगड़ जाने का खतरा था। फिर वह पुलिस को चकमा देने के लिए एक और दीवार खोदते हैं। वही दूसरी तरफ ड्रिलबिट पूरी ताकत से पाइपलाइन में छेद करके ऑयल को जियानवू की फैक्ट्री के वाटर टैंक में भेजना शुरू कर देता है। मानसिक और सैंगवू गलत दीवार के आसपास ही चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी सैंगवू की टांगों में चोट लग जाती है। इधर जियानवू के खरीदार भी तेल खरीदने के लिए आए होते हैं। फिर ड्रिलबिट ऑयल को वाटर टैंक में जाने से रोक देता है और जियानवू से कहता है कि उसे बाकी का तेल पैसे मिलने के बाद ही मिलेगा, लेकिन जॉबसाय ड्रिलबिट को धोखा देकर फिर से तेल की पाइपलाइन खोल देता है। ऐसा करते हुए ड्रिलबिट उसे देख लेता है और उसके लगाए कैमरे भी तोड़ देता है। फिर वह जॉबसाय से कहता है कि मिस्टर ना ने अपने हिस्से के पैसे तुम्हें देने का कहा था और तुम हम लोगों से ही गद्दारी कर रहे थे। ये सुनकर जॉबसाय को बहुत बुरा लगता है और फिर वह ड्रिलबिट का साथ देने का फैसला करता है। इधर ड्रिलबिट जियानवू को पाइप चालू करना सिखाता है, लेकिन जियानवू उन्हें बाकी के पैसे देने से मना कर देता है और अपने गुंडों से उन्हें पिटवा देता है। तभी जॉबसाय वहाँ पर आकर उन गुंडों की पिटाई करता है और उनकी भागने में मदद करता है। वही बाहर डानहान कार्गो टैंकर को उल्टा कर देता है जिसमें वो गुंडे थे। फिर वो लोग सीवर से बाहर आकर पैसे ढूंढ निकालते हैं। वही दूसरी तरफ ड्रिलबिट सीवर में जियानवू के सर पर बंदूक तानकर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर मानसिक आ जाता है। ड्रिलबिट उसे जियानवू को अरेस्ट करने को कहता है और खुद वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वह बाहर निकलकर देखता है कि स्ट्रॉ ने उसकी टीम को पकड़ लिया है। फिर स्ट्रॉ उन सब को बंदी बनाकर सीवर में ले जाता है, जहाँ पर मानसिक पहले से ही बंधा हुआ होता है। फिर वह पाइप चालू करके वाटर टैंक में ऑयल भेजना शुरू कर देते हैं। साथ ही वह सीवर में बॉम्ब
बॉम्ब फिट कर देते हैं। यहाँ पर जियांगू उन लोगों को अपना असली प्लान बताता है। वह कहता है कि उसने सारी पाइपलाइन में बॉम्ब लगा दिए हैं, जिसके फटते ही शहर में तेल की कमी हो जाएगी और फिर वह अपनी कंपनी के तेल को महंगे दामों पर बेचेगा। फिर जियांगू वहाँ से चला जाता है। इधर ड्रिलबिट वेल्डिंग मशीन को धक्का मारकर गिरा देता है और लाइटर की मदद से अपनी रस्सी को जलाकर खोल देता है। उसके बाद वह बाकी सबको भी खोल देता है। फिर ड्रिलबिट बम को निकालकर एक खाली टैंक में फेंक देता है और खुद सीवर के पानी में कूद जाता है, जिससे वह धमाके से बच जाता है। दूसरी तरफ जियांगू बम का बटन दबा देता है, लेकिन वह देखता है कि वाटर टैंक में से पानी बह रहा है, क्योंकि जॉबसाई ने पहले ही ऑयल की पाइप को पानी की पाइप से बदल दिया होता है, जिससे वाटर टैंक में तेल की जगह सीवर का गंदा पानी भर जाता है। ये देखकर जियांगू को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने गुंडों के साथ उन्हें मारने जाता है। फिर उन लोगों में जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें ड्रिलबिट जियांगू को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर मानसिक आकर उसे रोक देता है। फिर पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। चूँकि ड्रिलबिट और उसके साथी गवाह बने थे, इसलिए उन्हें सिर्फ 3 साल की जेल होती है। जेल से छूटने के बाद ड्रिलबिट गलत काम छोड़ने का फैसला करता है और अपनी एक दुकान खोल लेता है। फिर हम देखते हैं कि जब मानसिक उन लोगों से मिलने जाता है तो वह उन्हें फिर से खुदाई करते हुए मिलते हैं और मानसिक से कहते हैं कि वह सीवर ठीक कर रहे थे। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आज के एक्सप्लेनेशन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।